जय हिंद साथियों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं ला रहा हूँ 15 मिनट में आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के 50 फटाफट पटाखों वाला प्रश्न। जी हाँ साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जल्दी-जल्दी एकदम 15 मिनट में हम लोग 50 क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 72nd बीपीएससी या कोई भी जो एग्जाम आपका होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला था कि विश्व बैंक की 2024 रिपोर्ट के अनुसार 11-12 और 22-23 के बीच भारत ने कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। तो इसका आंसर होगा 269 मिलियन। यानी 269 मिलियन लोगों को भारत ने जो है अत्यधिक गरीबी से ये बाहर निकाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इस डेटा को आपको भूलना नहीं है, इस डेटा को याद रखिएगा। ठीक है, 269 मिलियन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना है। दूसरा है हमारे पास कि 2025 में 51वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो पेरिस फ्रांस में, टोक्यो जापान में, कनानेसिकस कनाडा में और बर्लिन जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा कनानेसिकस कनाडा। ये पॉइंट याद रखना, ये भी बड़ा बेहतर क्वेश्चन हमारे पास बनता है। ध्यान ये रखना है कि नंबर्स जरूर, बीपीएससी का अगर आप एग्जाम देख रहे होंगे तो नंबर्स पर फोकस करिए। 51st G7 आपसे पूछा है। G7 मतलब ग्रुप 7 समिट, है ना, ग्रुप 7, जिसमें विश्व के जो विकसित 7 देश हैं, 7 देशों का ये संगठन है, जिसका जो अभी सम्मेलन किया गया था कनानेसिकस कनाडा में, और भारत की तरफ से मोदी जी इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे। ये डेटा आपको जरूर से जरूर याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। अगला हमारे पास है कि हाल ही में नई दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशियाई संवाद की मेजबानी किसने की। भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में, आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशिया में 5 कंट्री पड़ते हैं। तो 5 कंट्री आते हैं भाई, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। तो इनके साथ भारत को, आपको पता है कि यूरेनियम सिक्योरिटी के लिए या फिर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम समझौता कर रहे हैं। तो भारत मध्य एशिया जो डायलॉग हो रहा था उसकी मेजबानी जो की गई है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा की गई है। इसको याद रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत हालांकि 2019 में हुई थी और अब ये जो है चौथा समिट है। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा किस बड़े डिजिटल गवर्नेंस विजन का हिस्सा है। तो डिजिटल इंडिया का है, एक राष्ट्र एक मंच का है, एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन का है और सभी के लिए ई गवर्नेंस की बात है। तो जैसे ही नेवा की आपकी बात की जाएगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन की बात की है, यानी वन नेशन वन एप्लीकेशन को लेकर के नेवा की बात यहाँ तक आई है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम अप्रोच की बात करें तो हाल ही में नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया। तो देखो, नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण जो हुआ है वह भारत और मंगोलिया के बीच ये नोमैडिक एलिफेंट होता है। किसके बीच होता है भाई? तो भारत और मंगोलिया के बीच होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा, इसको याद रखिएगा। कहाँ पर हो रहा है? तो मंगोलिया के उलान बटोर में। जैसे अगर पूछा जाए आपसे कहाँ पर किया गया है भाई, तो मंगोलिया के उलान बटोर में। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है। उलान बटोर जो है मंगोलिया का कैपिटल भी सिटी है। उलान बटोर कैपिटल सिटी है मंगोलिया का। और अभी भारत ने क्या किया है, महात्मा बुद्ध के अवशेषों की प्रदर्शनी भी कराई है। कहाँ पर? मंगोलिया में। तो ये भी डेटा आपको याद रखना है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा अगला क्वेश्चन जो हमारे पास 6 नंबर का है, वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल आर्क ब्रिज। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज कहाँ है? भारत में, चीन में, स्विट्जरलैंड में और अमेरिका में। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा इसका भारत में। जो सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है भाई भारत में है, जिसको हम लोग चेनाब रेल पुल के नाम से जान रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आरबीआई के किस डिप्टी गवर्नर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक मेंबर नियुक्त किया गया है? किसे द्रौपदी मुर्मू जी ने 16वें वित्त आयोग का जो है अंशकालिक मेंबर नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर को, पूनम गुप्ता को, एम राजेश्वर राव को और स्वामीनाथन जे को। कमेंट बॉक्स में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। मैं जो बोल रहा हूं कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये अभी आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। हालांकि इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा टी रविशंकर। और मैंने जो प्रश्न पूछा है आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कि बच्चों बताना है 16वें वित्त आयोग का जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट कौन है। और कुछ बच्चे ये बताएंगे कि किस आर्टिकल के तहत जो होता है वह वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 2026 में आयोजित होने वाले 12वें ब्रिक्स संसदीय मंच की अध्यक्षता किस देश के पास आई है? देखो, ये याद रखना है, 12वां ब्रिक्स समिट आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच, यानी कि पार्लियामेंट्री फोरम। जो पार्लियामेंट्री फोरम है 12th ब्रिक्स का, उसकी बात हो रही है। रशिया है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है और इंडिया है। तो ऑब्वियस सा बात है, इसका आंसर होगा हमारे पास इंडिया। तो इंडिया में हो रहा है बाबू। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया?
किसको लेकर के भाई, तो डिजास्टर रिस्पांस किस तरह से दिया जाएगा, डिजास्टर रिलीफ को लेकर के कैसे चला जाएगा, उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो यह संपन्न हुआ है फ्रांस के नीस में। कहां पर हुआ है भाई, तो 2025 के ये सब टॉप करंट अफेयर्स हैं। कहां पर हुआ, फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज एमएससी इरिना ने किस भारतीय बंदरगाह पर अपनी ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज की। क्या नाम बताया भाई, तो एमएससी इरिना ने जो है कहां पर अपनी उपलब्धि जो है दर्ज कराई है। ऑप्शन आपके पास है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, बिझींजाम और पारादीप। तो राइट आंसर इसका होगा बिझींजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह। कहां पड़ता है भाई ये, तो केरला में पड़ता है। ठीक है, केरल में पड़ता है, ये याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन 25 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। फ्रेंच ओपन जब 25 की हम बात कर रहे हैं तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है। तो अगर पुरुष ओपन जीतने वाले खिलाड़ी का नाम मैंने बताऊं तो कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो किस देश के कार्लोस अल्काराज हैं, तो कार्लोस अल्काराज जो है स्पेन के हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना है। अब देखो स्पेन, जब हम लोग इसका विजेता हम लोग पढ़ते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो विजेता जब पढ़ो तो वहीं पर आप क्या करो भाई, तो जो रनर अप था उसका नाम भी याद रखिए। तो जैनिक सिनर जो है ये रनर अप हैं। जैनिक सिनर क्या है भाई, तो रनर अप रहे हैं। और ये रनर अप जो है वो किस देश के हैं भाई, तो इटली के हैं, इटली के। और अगर आपसे पूछा जाए वीमेंस कप को किसने जीता, तो कोको गॉफ ने। जैसे अगर पूछा जाए वीमेंस सिंगल, बात समझ रहे हो बाबू, वीमेंस सिंगल की हम बात करते हैं तो वीमेंस सिंगल का नाम आता है कोको गॉफ। इसने कोको गॉफ, कोको गॉफ कहाँ की है, यूएसए की। तो ये नाम भी याद रखिएगा, कोको गॉफ यूएसए। किसको हराया भैया, तो सवालेंका को। इसने कोको गॉफ ने किसको हरा दिया, वीमेंस सिंगल की विनर जो है वो कोको गॉफ है। और इसकी रनर अप आपसे पूछा जाए कि भाई इसका रनर अप बताइए, तो अरियाना सवालेंका, अरियाना और सवालेंका, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो अरियाना सवालेंका किस देश की है भाई, ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो बेलारूस की। मतलब इतना क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर याद रखना है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास 15 मिनट के में 50 क्वेश्चन वाले में समय कम रहता है बाबू। अब समय कम रहेगा तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा कम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इंगा 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में विकसित की जा रही है। जाम्बिया में, कांगो गणराज्य में, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में और साउथ अफ्रीका में। तो राइट आंसर इसका होगा कि हम लोग अगर बात करते हैं तो डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। कहां पर भाई, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और सबसे बड़ी बात बताऊं तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंडिंग इसको मिल रहा है। किसके द्वारा फंडिंग है भाई, तो वर्ल्ड बैंक जो है इसको फंड प्रोवाइड कर रही है। कितना मिलियन दे रही है, तो 250 मिलियन जो है फंड दे रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखो भैया, हाल ही में नरहरि विष्णु शास्त्री का निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। जो नरहरि विष्णु शास्त्री का निधन हुआ है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़े फेमस साहित्यकार थे, यानी लिटरेरी फिगर थे। बड़े फेमस लिटरेरी फिगर में से इनकी एक गिनती होती है। तो महाराष्ट्र के थे और बड़ा अच्छा लिखते थे। इनका पूरा नाम तो जो था दाजी पणसीकर की भी नाम था। बिहार सरकार द्वारा घोषित की गई बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 25 के तहत पात्र सीबीजी, सीबीजी का मतलब क्या होता है भाई, कंप्रेस्ड बायोगैस जो इकाइयां हैं, जो प्लांट्स हैं, उनका रोजगार लागत सब्सिडी के संदर्भ में पुरुष श्रमिकों के लिए प्रतिपूर्ति प्रतिशत कितना मिलेगा। तो राइट आंसर है 50%। कितना मिलेगा भाई, तो 50% विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दिल्ली में। कहाँ प्रस्तापित किया जा रहा है, भारत का पहला ई वेस्ट जो है भाई पार्क, ई वेस्ट इको पार्क जो है वो दिल्ली में स्थापित हो रहा है। दिल्ली में होलंबी कलां एक जगह है, वहीं पर। कहां पर भाई, दिल्ली में होलंबी कलां एक जगह है, उसी होलंबी कलां में। निम्नलिखित में से कौन आईसीसी के हॉल ऑफ फेम की वर्ष 2025 की सूची में शामिल नहीं है। तो डेनियल बिटोरी, सना मीर, सारा टेलर और एडम गिलक्रिस्ट। तो राइट आंसर मैं बताऊं तो एडम गिलक्रिस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बैट्समैन थे वो इस सूची में शामिल नहीं है। राइट आंसर ये रहेगा। इंडिया की तरफ से जो है महेंद्र सिंह धोनी को जो है इस सूची में शामिल किया गया था, इंडिया की तरफ से एमएस धोनी साहब को। इस बार जो है 7 टोटल खिलाड़ी शामिल हुए थे, ध्यान में रखिएगा। इस बार जो है 7 प्लेयर्स को जो है शामिल किया गया था, जिसमें इंडिया की तरफ से धोनी, ठीक है ना, इंडिया की तरफ से हम लोग बात करेंगे, धोनी इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगला हमारे पास है कि हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में हींग की प्रायोगिक खेती शुरू की गई है। कहां पर जो है हींग का प्रायोगिक खेती, एक्सपेरिमेंटल जो है एग्रीकल्चर, उसको शुरू किया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है भाई, तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश में जो है स्टार्ट किया गया है।
नेक्स्ट हमारे पास है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? प्रोफेसर एस महेंद्र देव, गौरव वल्लभ, बी अनंता नागेश्वरन और विवेक देबोराय। कहां पर है भाई? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण ये है। तो राइट आंसर इज प्रोफेसर एस महेंद्र देव, याद रखना है किसको? तो प्रोफेसर एस महेंद्र देव विल बी द राइट आंसर। ये है कौन भाई? तो इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के फॉर्मर जो हैं कुलपति ये रह चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूएनएफपीए की 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है? यूएनएफपीए की 25 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है भारत की वर्तमान जनसंख्या, तो यह है 146.39 करोड़। कितनी है भाई? तो 146.39 करोड़ है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान में रखना है कि 2026 को घोषित किया गया है। कब को घोषित किया गया भैया? तो 2026 को घोषित किया गया है, इसको भूलना नहीं है। अगला प्रश्न, देखिए आप सभी बच्चों को ये ध्यान में रखना है कि दिवाली की आप सभी के लिए एक हम लोग बेस्ट विशेष लेकर के आए हैं। दिवाली के अवसर पर भी आप बच्चों के लिए कि भाई फ्री कुछ ना जाए, मतलब ऐसा ना हो कि आप कुछ पढ़े ही ना। 15 मिनट में आप समय निकाल लीजिए और इस लेक्चर को देख लीजिए। साथ ही साथ दिवाली की जो है भाई आपको डिस्काउंट चल रही है, तो आप कोशिश करिए कि अगर आपको कोई बैच परचेज करना है तो इस डिस्काउंट में ले लीजिए, क्योंकि अप टू 75% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ढेर सारी आप सबों को दिवाली की हार्दिक बधाई मेरी तरफ से, मेरी पूरी पीडब्ल्यूबीपीएससी वाला टीम की तरफ से आप सबों को दीपावली और आगामी छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नए विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों के तहत सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स को समर्पित एसीजेड के लिए न्यूनतम भूमि आवश्यकता क्या निर्धारित की गई? 100 हेक्टेयर, 50 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर। तो राइट आंसर इसका होगा 10 हेक्टेयर। अगला जो है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो डेट वाइज क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 जून। यानी 12 जून को जो है हम लोग विश्व बाल श्रम निषेध दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो अपर सियांग बहुउद्देशीय परियोजना है यह किस भारतीय राज्य की परियोजना है भाई? तो राइट आंसर हम लोग बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश की यह परियोजना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कौन सा देश अभ्यास खानक्वेस्ट 2025 की मेजबानी कर रहा है? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है। लोग जैसे ही मंगोलिया का बात समझते हैं तो उनका दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, नोमैडिक एलिफेंट। दूसरा तो उनके दिमाग में आता ही नहीं है। देखो भाई एक्चुअली क्या है ना, ये कि मल्टी नेशनल ये है, या अमेरिका और मंगोलिया के साथ शुरू हुआ तब तो ढेर सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मंगोलिया के उलान बटोर में इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो पहले अमेरिका मंगोलिया स्टार्ट किया था, फिर बहुराष्ट्रीय हो गया, मल्टी नेशनल इसमें आ गए। नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? देखो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु और महिलाओं की गर्भवती महिलाओं की देखभाल में, तो राइट आंसर अपना बिहार है। नेक्स्ट हम लोग बात करें निम्नलिखित में से किस तिथि को हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे अगर आपसे पूछा जाएगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? 11 जून को सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? 11 जून को। अगर आपसे थीम पूछा जाता है तो चूज प्ले एवरी डे, क्या है भाई? अगर इसका थीम का हमसे बात किया जाए तो थीम हमारे पास आता है चूज प्ले एवरी डे, जो है इसकी थीम है, इसको ध्यान में रखिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है ये। अब अगर आपसे पूछा जाए विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस यानी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट एंड पीस बोले तो भी ध्यान रखना है कि वो मनाया जाता है 6 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 25 में भारत का स्थान क्या है? जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है उसमें भारत का स्थान दिया गया है 131वां, ये याद रखिएगा भाई, यानी सी विल बी द राइट आंसर। 131वां स्थान जो है भारत को मिला है। जेंडर गैप समझते हैं ना? जेंडर गैप का मतलब क्या हो गया भाई? लड़का और लड़कियों के बीच में जो फर्क देखने को मिलता है उसमें। ठीक है, तो 148 देशों में भारत का स्थान 131वां था, जो कि खराब स्थिति को दर्शाता है। हाल ही में लोकपाल संस्था ने अपने आदर्श वाक्य में परिवर्तन किया। इसके पुराने आदर्श वाक्य मां गुर्ध कश्य स्विधनम को किस उपनिषद से लिया गया था? जाबलोपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। मतलब किस उपनिषद से जो पुराना श्लोक था उस पुराने श्लोक को जो है आपने लिया है? तो देखो भाई इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा, इस उपनिषद से लिए थे। किस उपनिषद से? इस उपनिषद से लिया गया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। और वर्तमान लोकपाल कौन है भाई? तो अजय मानिकराव खानवेलकर जो है वर्तमान लोकपाल हैं। पहले लोकपाल भारत के जो थे वो पिनाकी चंद्र घोष थे। और वर्तमान थीम क्या रखा गया है? तो थीम रखा गया है नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजागरीकरण, यानी सिटीजन एम्पावरमेंट और करप्शन एक्सपोज्ड जो है इस साल का थीम था। अगला प्रश्न है कि किस ग्राम पंचायत ने एनआईजी 2025 में स्वर्ण पुरस्कार जीता? एनआईजी जो 2025 पुरस्कार में स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है भाई? तो महाराष्ट्र का रोहिणी ग्राम पंचायत, इसने क्या जीता है भाई? तो गोल्ड मेडल जीत लिया। ये बहुत बड़ी बात है। धूले पड़ता है, धूले डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है ये। किसका है भाई? तो महाराष्ट्र में धूले डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है।
अगला प्रश्न हमारे पास है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कहां आईटी टावर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो पटना में आईटी टावर बनाया जाएगा। आईटी टावर कहां बनाया जाएगा? भी पटना में। आपको पता है बापू टावर है, बापू सभागार है, परीक्षा भवन है, इस तरह का, तो पटना में बनाया जाएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इजरायल द्वारा किस देश के विरुद्ध ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया? और आपको पता है कि इजरायल को लेकर के बड़ा जबरदस्त हम लोग देख रहे हैं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान अफगानिस्तान को चल रहा है भाई, आज भी मतलब हम लोग बात करें कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो अभी स्ट्राइक चल रहे थे, मतलब जो अटैक हो रहा था अफगानिस्तान पर, उसमें 4 अफगानी क्रिकेटरों की मौत भी हो गई, इतनी बड़ी बात चल रही है। तो इस पूरा का पूरा जो आप ये देख रहे हैं सेक्टर में कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी का वातावरण अभी बना हुआ है। तो इजरायल ने स्टार्ट किया था किसके अगेंस्ट भाई? तो ईरान के अगेंस्ट। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, एक तरफ ऑपरेशन दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित घटनाएं दी गई हैं। भारत सरकार के जो जो ऑपरेशन है और उसकी जो जो संबंधित घटनाएं हैं उसको ध्यान में रखना है। देखो भाई, अगर हम ध्यान रख रहे हैं तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी क्यों हो जाएगा भाई? तो ऑपरेशन सिंधु क्यों चलाया था? इजराइल ईरान जो संघर्ष चल रहा था तो उसके अंतर्गत ऑपरेशन गंगा जो हम चलाए थे भाई, या रूस यूक्रेन संघर्ष में बचाव कार्य के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाए थे पीओके में आतंक के विरुद्ध, और ऑपरेशन ब्रह्मा चलाए थे म्यांमार में भूकंप राहत के लिए। तो डीसीबीए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 23-24 का आयोजन निम्नलिखित में से किस ग्राउंड में किया गया? ग्राउंड का नाम आपको बताना है। तो ये मैच हुआ था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। कहां पर? लॉर्ड्स में हुआ था भाई, लंदन में। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन डिजिटल कृषि मिशन डैम का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा जो है भैया डिजिटल कृषि मिशन यानी डैम का घटक नहीं है? तो राइट आंसर इज ए, नेशनल इरिगेशन ग्रिड जो है इसका पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन में भागीदार देश के रूप में शामिल हो गया, यानी पार्टनर कंट्री के रूप में कौन सा देश भाग लिया है? तो आपको बता दूं कि ये राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वियतनाम। देखो भाई, इसके साथ ही ब्रिक्स में अगर हम लोग बात करते हैं तो 10 इसके मेंबर हो गए और 10 पार्टनर कंट्री हैं। पार्टनर कंट्री का जो अभी चला है ब्रिक्स में ट्रेंड, वो 2024 में चला है, स्टार्ट हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिपकिला दर्रा जिसे हाल ही में सीमा पर्यटन के लिए शुरू किया गया है, किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो सतलज नदी। ये एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बट सीमा पर्यटन के लिए शुरू किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया है? खास बन गया है। हाल ही में 9 से 13 जून 25 तक फ्रांस के नीस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? संयुक्त राष्ट्र जो ओशन समिट चलाया गया उसका मेजबानी किसने किया है भाई? तो डी, यानी दोनों दो कंट्री ने किया है, एक फ्रांस है और एक कोस्टारिका है। ठीक है, तो फ्रांस और कोस्टारिका दोनों ने, इसलिए मोर देन वन ऑफ द आंसर जो है ये लिया जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ डेट दिया गया है और एक तरफ जो है भाई उसके हमारे पास डेटा दिए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, राइट आंसर है डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जो है अवेयरनेस डे हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं वो 13 जून को ही सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड जो है भाई डोनर डे, मतलब जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो 14 जून को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को सेलिब्रेट करते हैं। तो 3 डेट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने स्थानीय निकायों के चुनाव में ई वोटिंग प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की? तो बिहार ने। पहला जो है राज्य बना बिहार। ठीक है, और मई 2025 तक पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? अभी उसके बाद डेटा हमारे पास रिलीज नहीं हुआ है, डेटा रिलीज रहता तो हम लोग नए डेटा की बात करते, लेकिन यहां तक आपको बताना है कि राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? चौथा। पवन ऊर्जा के मामले में चौथा पोजीशन पे हमें। हाल ही में किस भारतीय शहर ने गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने का आवेदन किया है? गैस्ट्रोनॉमी में मतलब पाक कला को लेकर के। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? लखनऊ विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। साइप्रस की भौगोलिक सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि साइप्रस की भौगोलिक सीमा जो है किस देश के साथ है? तो आपको बता दूं उपर्युक्त में से कोई नहीं। साइप्रस जो है एक भाई आइलैंड कंट्री है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड कंट्री है, तो आइलैंड कंट्री होने के नाते इसका जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है वो किसी से शेयर नहीं होगा। नेक्स्ट है कि भाई हाल ही में ओजो फेनी के नाम से लोकप्रिय गोवा फेनी को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है, यह निम्नलिखित में से है क्या भाई? तो गोवा की एक परंपरागत शराब है, ट्रेडिशनल गोवन जो है भाई लीकर है ये। हाल ही में जम्मू और कश्मीर से प्रीमियम चेरी की पहली वाणिज्यिक खेप किस देश को निर्यात की गई? एक्चुअली जम्मू कश्मीर से क्या हुआ भाई? तो प्रीमियम चेरी की जो है एक पहली वाणिज्यिक खेप जो है हम लोगों ने भेजा, किस देश में हमने भेजा है ये ध्यान रखना है। तो राइट आंसर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों में भेजा है। तो मोर देन वन ऑफ द एबव विल बी द राइट आंसर।
अगला हमारे पास है कि भाई हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण बुनियादी ढांचे और सीखने के परिणामों को बढ़ावा देने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। तो किस सरकार ने किए हैं ये ध्यान में रखना है, ये बड़ा जबरदस्त हमारे पास क्वेश्चन आता है। तो राइट आंसर याद रखिएगा तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है भाई? रेवंत रेड्डी साहब। और राज्यपाल कौन है? तो जिष्णु देव वर्मा। अगला प्रश्न है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के नवीनतम महत्वपूर्ण सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 22 के लिए बिहार का जन्म लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया है? तो इसका दर्ज हुआ है भाई 891, 891 विल बी द राइट आंसर। अगला है कि उत्तरीकरणपुरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से निम्नलिखित में से कौन से राज्य लाभान्वित होंगे? उत्तरीकरणपुरा जो प्रोजेक्ट है उससे कौन सा राज्य लाभान्वित होगा? तो डी, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है भाई। अब इसमें झारखंड को भी लाभ मिलेगा, बिहार को भी, पश्चिम बंगाल को भी, ओडिशा को भी, सिक्किम को भी लाभ मिलेगा। 25 के विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने दिवस का वैश्विक मेजबान कौन सा देश बना है? जैसे 25 में जो ये समारोह बनाया गया तो उसका होस्ट कंट्री कौन बना है? तो राइट आंसर विल बी द कोलंबिया, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास है भाई 49 नंबर, बिहार फाउंडेशन चैप्टर के लिए सूचीबद्ध 10 भारत के शहरों में कौन सा शहर शामिल नहीं है? किसके लिए भाई? तो बिहार फाउंडेशन चैप्टर के लिए। तो नई दिल्ली इस सूची में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 25 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स होता है रहने के लिए जो सबसे प्रमुख शहर के हिसाब से, तो भाई डेनमार्क का कोपेनहेगन। कौन है भाई? तो कोपेनहेगन डेनमार्क, ये रहने की दृष्टि से सबसे अच्छा शहर माना गया है। तो यही है बच्चों आप सभी का जो 50 मिनट की जो मतलब जो 50 क्वेश्चन की जो फुलझड़ियां पटाखे लेकर के आया हूं। हम टीचर्स आपके लिए क्या कर सकते हैं? इतना ही कर सकते हैं। दिवाली एंजॉय करिए। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय बिहार।